भाई प्लीज, ठीक है। बहुत सारा लिखवाना था इसलिए मैंने पहले लिख दिया, ठीक है। और यहाँ से लिखवाना मतलब आप लिखोगे भी थोड़ा, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहले मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ बार मैग्नेट। तो मैंने आपको बताया था बार मैग्नेट क्या होता है। ये रहा बार मैग्नेट आपका, ठीक है। इसको कहते हैं भैया नॉर्थ और इसको कहते हैं साउथ, और दोनों पोल्स के बीच में कुछ दूरी होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं भैया, बार मैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बार मैग्नेट, ठीक है। तो लिखा हुआ वैन अ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब एक बार मैग्नेट को हम कहाँ रख देते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके अंदर क्या आता है भैया, टर्निंग इफेक्ट आता है। क्या आता है? टर्निंग इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज नोन एज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं भैया, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो हमने क्या किया, एक डाइपोल लिया और उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। तो नॉर्थ पोल कहां पे जाएगा? आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड निकलती कहां से है, नॉर्थ से, और कहां जाती है, साउथ की तरफ। तो ये मैग्नेट का जो नॉर्थ था वो कहां जाएगा, साउथ की तरफ, और इसका जो मैग्नेट का साउथ था वो कहां जाएगा, नॉर्थ की तरफ, ठीक है भैया। इसके अंदर एक टर्निंग इफेक्ट आया, इसी टर्निंग इफेक्ट को हम कहते हैं भैया डाइपोल मूवमेंट कहते हैं, ठीक है भैया। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ठीक है भैया। बाय ऑब्जर्वेशन देखा गया कि अच्छा, मैग्नेटिक मूवमेंट को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे कहते हैं? कैपिटल एम से। कह रहे हैं जो कैपिटल एम है वो पोल स्ट्रेंथ के डायरेक्टली होगा, मतलब कि पोल, जो पोल होता है ना, उसकी स्ट्रेंथ के क्या होगा, डायरेक्टली होगा। क्यों? क्योंकि अगर पोल्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो पोल्स पे लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और ज्यादा फोर्स ज्यादा टर्निंग इफेक्ट लाता है, समझ गया। अगर एंड पर ज्यादा फोर्स लगाओगे, इसके अंदर, इसको ऐसे करके ज्यादा फोर्स लगाओगे, तो इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा आएगा। और टर्निंग इफेक्ट से चीजें क्या होती है, जल्दी से घूम जाती है, यानी मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और आपको पता है साइज ऑफ डाइपोल, 2L क्या है, साइज ऑफ डाइपोल। 2L जितना ज्यादा रहेगा साइज ऑफ डाइपोल उतना ही ज्यादा रहेगा। और आपको पता है बड़े साइज में टर्निंग इफेक्ट क्या होता है भैया, ज्यादा आता है। तो इन दोनों को कंबाइन किया, दोनों इक्वेशन को, तो भैया कंबाइन करने के बाद कैपिटल एम इज डायरेक्टली इक्वल टू स्मॉल एम इंटू में 2L। और आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमने कांस्टेंट का इस्तेमाल किया है, ठीक है भैया। और इस कांस्टेंट की वैल्यू एसआई सिस्टम में क्या होती है, 1 होती है। तो डाइपोल मूवमेंट का, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला आ गया स्मॉल एम इंटू में 2L। समझ गया? तो हम कह सकते हैं सो डाइपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ क्या, पोल स्ट्रेंथ एंड सेपरेशन इन बिटवीन पोल। डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो पोल स्ट्रेंथ और पोल्स के बीच के सेपरेशन के प्रोडक्ट के क्या होता है भैया, बराबर आता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ठीक है। अब देखिए भैया, डाइपोल मूवमेंट क्या है भैया, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर फॉर्म क्या होगी इसकी, एम वेक्टर इक्वल्स टू में पोल जो होता है आपकी स्केलर होता है, यहाँ पर 2L क्या है, वेक्टर। ये वेक्टर है इसलिए ये भी क्या है, वेक्टर है आपका। एम वेक्टर इक्वल्स टू में स्मॉल एम इंटू में 2L वेक्टर, ठीक है। अच्छा देखिए, एसआई यूनिट क्या होगी, तो मैंने आपको बताया था पोल स्ट्रेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर। क्या होती है? और 2L क्या है, मीटर। तो एम्पियर मीटर और मीटर क्या होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला होगा एम्पियर का ए ही होता है, मीटर का एल स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए डायरेक्शन क्या होता है। डायरेक्शन का मीनिंग अगर मैं पूछूं भैया किसी चीज की डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन का सिंपल मीनिंग है कि वो उसकी स्टेबल स्टेट। कोई चीज अगर किसी कंडीशन में स्टेबल है, दैट इज उसकी क्या है, वो डायरेक्शन, ठीक है भैया। मैंने क्या किया, एक डाइपोल को जब मैग्नेटिक फील्ड में अंदर रखा, तो इसका नॉर्थ पोल किधर शिफ्ट हुआ, साउथ की तरफ, और इसका साउथ पोल किधर शिफ्ट हुआ। अब हम देख रहे हैं कि ये जो डाइपोल है अपने आप को हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के उल्टी डायरेक्शन में सेटअप करता है। मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां पे आती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। और जो डाइपोल है वो अपने आप को कहां रख रहा है, उसी मैग्नेटिक फील्ड में उल्टा। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, सुनो, जब ये इधर आएगा, नॉर्थ पोल इधर आएगा, तो नॉर्थ को कौन पकड़ लेगा, साउथ। और ये साउथ पोल जब इधर आएगा तो कौन पकड़ लेगा इसको, नॉर्थ। अब पकड़ लेगा तो स्टेबल स्टेट रहेगी इसकी, यहीं पर पड़ा रहेगा। ऐसा ऐसा अगर आप इसको इधर कर दोगे तो फिर क्या होगा, ये नॉर्थ वाला कहां चलेगा, साउथ की तरफ। फिर ये साउथ वाला कहां आएगा, नॉर्थ की तरफ। बार बार ऐसे ही आ रहा है। मतलब यही क्या है, इसकी स्टेबल स्टेट है। जो चीज स्टेबल स्टेट होती है वही उसकी क्या होती है भैया, डायरेक्शन होती है। तो ये ध्यान रखना भैया। ठीक है। तो डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है भैया, मैग्नेटिक फील्ड की उल्टे डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से साउथ। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ। ये ध्यान रखिए, समझ गए। फिर उसके बाद आते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट फिक्स फॉर अ गिवन
मैग्नेट, किसी मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमेशा क्या होता है भैया, फिक्स होता है। कोई मैग्नेट है उसका डाइपोल मोमेंट कभी आप चेंज नहीं कर सकते, फील्ड चेंज कर दो ठीक है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि m इंटू में 12 होता है। m क्या है, पोल स्ट्रेंथ बदलने वाली नहीं है मैग्नेट की। 12 क्या है, दोनों पोल्स के बीच की दूरी वो भी बदलने वाली नहीं है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, फिक्स रहता है। उसके बाद आता है इट गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, ये क्या होता है, मैग्नेट की स्ट्रेंथ को देता है। अगर m ज्यादा होगा यानी मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट भी क्या होगी भैया, ज्यादा होगी, ज्यादा पावरफुल मैग्नेट होगा। समझ गए भैया, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भैया स्पेशल केस। ठीक है भैया, ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगर एक नॉर्मली डाइपोल जिसका पोल स्ट्रेंथ है m और उन दोनों पोल्स के बीच में सेपरेशन क्या है, 2l है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ इनटू में सेपरेशन। कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने क्या किया, कट अलोंग इट्स एक्सिस, मैंने इसको क्या किया, ऐसा काट दिया, ऐसा काट दिया इसको ऐसा काटूंगा तो भैया आपको पता है कि इसका पोल स्ट्रेंथ भी क्या होगी, आधी हो जाएगी, लेकिन लेंथ क्या रहेगी इसकी, 12 रहेगी। अगर आप ऐसे काटोगे, इसको ऐसे काटोगे, डाइपोल को ऐसे काट दोगे, तो इसकी पोल जो थी m थी, अब वो क्या होगी, m बाय में 2, m बाय में 2 हो जाएगी। समझ गया, और लेंथ आपकी 12 रहेगी, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, पोल स्ट्रेंथ m बाय में 2 हो चुका है, सेपरेशन उनके बीच में 2l है, m इंटू में 2l, m इंटू में 2l क्या होता है भैया, m होता है। तो भैया हमने देखा कि अगर हम किसी भी मैग्नेट को उसके एक्सिस के अलोंग काट देते हैं तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, आधा हो जाता है। ठीक है, फिर मैं काट रहा हूं कट अलोंग इट्स इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, ऐसे बीच में से आती है, तो हमने क्या किया, इसको ऐसा बीच में से काट दिया, बीच में से काट दिया तो इसका एरिया तो वही है, तो पोल स्ट्रेंथ रहेगी m, लेकिन लेंथ क्या हो जाएगी, आधी l। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ, और आपको पता है l है, इसका साइज क्या है, दोनों पोल्स के बीच की दूरी क्या है, l, तो भैया l से मल्टीप्लाई किया, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से साथ में डिवाइड भी कर दिया, तो स्मॉल m इंटू में 12 क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट, और डिवाइड बाय 2, मतलब इस केस में भी आपकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, आधी हो जाएगी। ठीक है भैया, चलो भैया अगला देखिए भैया, मैंने इसको क्या किया, ऐसे भी काटा, पहले ऐसे काटा फिर ऐसे काटा, जो ये टुकड़ा बचा ना उसको देखा, तो उसकी पोल स्ट्रेंथ भी आधी हो चुकी थी, साथ साथ में उसका साइज भी क्या हुआ था, आधा हो चुका था। तो इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, पोल स्ट्रेंथ इनटू में साइज। मैंने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, पोल स्ट्रेंथ आधी होगी तो पोल स्ट्रेंथ लिख दिया, और लेंथ आधी थी तो एल लिखा, एल 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो एम इंटू में 12 क्या हो गया, कैपिटल एम, और 2 गुणे में 2 क्या हो गया भैया, 4 हो गया। तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर 4 गुना क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ गए, अगर आलू की तरह काटोगे ना 4 टुकड़ों में, तो चुम्बक का जो एक टुकड़ा बचेगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, आधा हो जाएगा, मतलब उसकी पावर 4 गुना कम होगी। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या किया, हमने मैग्नेट को लिया जिसकी लंबाई क्या थी भैया, 12 थी, पोल स्ट्रेंथ क्या है भैया, m है, उसको मोड़ करके बैंड कर दिया ऐसा करके, क्या बन गया, सेमी सर्कल। क्या बन गया, सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस क्या है, 2l। क्या है, क्योंकि लंबाई शुरू में क्या थी इसकी, 12 थी, उससे ही बना दिया सेमी सर्कल, तो इसकी लंबाई भी क्या होगी, 2l होगी। अच्छा, दोनों पोल्स के बीच में दूरी क्या होगी, इस सेमी सर्कल का डायमीटर, इस सेमी सर्कल का, यानी इस बार मैग्नेटिक मोमेंट में जो आप यूज करने जा रहे हो दूरी, वो क्या एक्चुअल में डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल है। चलो डायमीटर निकालते हैं, तो हम जानते हैं एज वी नो द गिवन बार मैग्नेट कन्वर्टेड इनटू अ सेमी सर्कल, किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो आपको पता है भैया सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, कंप्लीट सर्कल का होता है पाई डी। क्या होता है, वैसे 2 पाई आर होता है, लेकिन आर नहीं यूज कर रहा मैं, 2 आर की जगह पे मैं केवल डी यूज कर रहा हूं। क्या होता है, 2 पाई आर होता है ना सरकमफेरेंस, तो 2 आर की जगह पे मैं क्या लिख दे रहा हूं, पाई डी डायमीटर है। ठीक है भैया, तो सेमी सर्कल का जो सेमी सर्कल नॉर्मल सर्कल का तो पाई डी होता है, क्या होता है, लेकिन सेमी सर्कल का उसका आधा हो जाता है, तो पाई डी अपॉन में क्या लिख दिया, 2, और पाई डी की जो वैल्यू दे रखी है आपको, क्या दे रखी है भैया, 2l। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डी की वैल्यू निकाली, आगे डी, डी ही क्या है, दोनों मैग्नेट पोल्स के बीच का क्या है भैया, दूरी है। तो भैया मैग्नेटिक मोमेंट पांचवा क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ इनटू में सेपरेशन, सेपरेशन क्या है, डायमीटर, डायमीटर की वैल्यू अपने को पता है, यहाँ पे लाइए। ठीक है भैया, और m इंटू में 4l है ना, 4l को मैंने क्या लिख दिया, 2 इंटू में 2l, m इंटू में 2l क्या हो गया, कैपिटल M। इस 2 को एज इट इज लिख दिया, पाई को ऐसे, तो ये आपका नया डाइपोल मोमेंट होगा। कोई दिक्कत तो नहीं भैया,
राजू देख रहा है कितनी मेहनत लगती है। फालतू नहीं मिट रहा कुछ ना। अभी है, अब हो गया। ठीक है भैया, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर आते हैं भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या होती है भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइन? तो ये क्या होती है? हाइपोथेटिकल लाइंस होती है। क्या होती है? हाइपोथेटिकल लाइन ऐसी लाइंस होती है जिनको कभी देखा नहीं गया, जिनके पाथ को आप ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन इनको ड्रॉ करने की जरूरत होती है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो बगैर इनको ड्रॉ किया आप नहीं समझ सकते। ठीक है भैया, तो मैंने क्या बोला भैया? दे आर हाइपोथेटिकल इन नेचर, मतलब जिनको छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। अराइज फ्रॉम, ये ए है, अराइज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। कहां पे? आउटसाइड। मैग्नेट के बाहर हमेशा नॉर्थ से साउथ ही आती है, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, इनसाइड। ठीक है भैया, समझ गया? दे आर हाइपोथेटिकल नेचर, अराइज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट, बट इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। समझ गई? आगे करते भैया अब इसकी प्रॉपर्टी ध्यान रखना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी क्या है? अराइज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, कहां पे? आउटसाइड। एंड टर्मिनेट, सॉरी, अब अंदर की तरफ क्या होगा? साउथ से निकलेंगी और कहां जाएंगी? नॉर्थ की तरफ। डायग्राम बना रखा है, देखिए कहां निकली मैग्नेट के बाहर? नॉर्थ से निकली, कहां गई? लेकिन अंदर क्या हुआ? साउथ से निकली, कहां गई? कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला है दे आर क्लोज, सॉरी दे आर कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, मतलब कभी टूटती नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? डिसकॉन्टिन्यूअस होती है। पॉजिटिव से निकलती है, कहां पे आती है? नेगेटिव की तरफ। खुराक दूं? हाँ, मुझे तो पता ही नहीं है पहले से। ठीक है, दे आर कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। कॉन्टिन्यूअस नेचर का मतलब होता है जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, पॉजिटिव से निकलती है, कहां तक जाती है? नेगेटिव तरफ, फिर उसके बाद वहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन ये क्या होती है? नॉर्थ से निकलती कहां जाती है? साउथ, फिर साउथ से निकलती कहां जाती है? नॉर्थ। दे आर कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। क्या है भैया? अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे किसी भी पॉइंट की अगर आपको डायरेक्शन देनी होती है तो क्या करोगे भैया? टेंजेंट से। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट कैन बी गिवन बाय अ टेंजेंट। टेंजेंट से दी जाती है। जैसे यहाँ पर एक लाइन खींची गई है, यहाँ पर P1 पॉइंट है और P2 पॉइंट है, तो भैया अपना जो P1 पॉइंट है, ठीक है भैया, तो अपना जो P1 पॉइंट है, ठीक है, P1 पॉइंट की डायरेक्शन के लिए हमने यहाँ पे क्या किया? टेंजेंट खींच दिया T1। और P2 पॉइंट के लिए यहाँ पर क्या किया? एक दूसरी टेंजेंट खींच दी। तो यहाँ पे क्या हुआ? T1 रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ, जो T1 टेंजेंट है किसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है? और T2 रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ T2। ठीक है भैया, अगला आ रहा है भैया इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड, फुली बेस्ड है। दे कर्व इन स्पेस। आपको पता है स्पेस में कैसी हो जाती है भैया? कर्व, ऐसा टेढ़ी हो जाती है, कर्व हो जाएंगी। स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होती है? कर्व हो जाती है। अब यहाँ पर लाइन एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है, टू डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इफ दे डू सो इट मींस देयर इज टू डायरेक्शन ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अगर वो ऐसा करती हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट की दो दो डायरेक्शन होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। क्या भैया? विच इज नॉट पॉसिबल। अब ऐसा देखिए कैसे, एक लाइन ये थी, एक लाइन ये थी, दोनों ने काट दिया P पॉइंट पर, तो P पॉइंट की डायरेक्शन ये रही है और एक ये रही, दो दो टेंजेंट खींच रहे हो T1 और T2। T1 भी P पॉइंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और T2 भी क्या कर रहा है? जैसा कि हमें पता भी है तो पॉसिबल है ही नहीं, एक पॉइंट कभी एक टाइम पर दो दो डायरेक्शन में नहीं हो सकता। ठीक है भैया, ये आपकी न्यूटेनियन फिजिक्स के ऊपर क्या है? सवाल उठाती है। ठीक है, फिर आता है भैया here P point has two direction T1 and T2 which is not possible। अब देखिए भैया, दे कॉन्ट्रैक्ट अलोंग इट्स लेंथ। इनकी आदत होती है कि भैया अगर ये नॉर्थ से गई साउथ में गई तो इनकी लंबाई जो भी है वो हमेशा क्या होगी? डिक्रीज करने लगी। क्या होगी? मतलब इसकी लेंथ क्या होती है? डिक्रीज करने लगती है। कॉन्ट्रैक्शन होता है इनके अंदर। क्या होता है? अब जब लंबाई डिक्रीज करेगी इस लेंथ की तो ये नॉर्थ और साउथ क्या होंगे? पास पास में आएंगे, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आता है अट्रैक्शन। समझ गए भैया? बता रहा है, हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं भैया। ठीक है,
फिर आ रहा है भैया दे एग्जर्ट साइड वाइज प्रेशर, ये एक दूसरे पे क्या करती है, साइड वाइज प्रेशर एग्जर्ट करती है। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से निकलती है, नॉर्थ से निकली, कहां निकली, और दूसरा भी नॉर्थ पोल आया तो यहां से भी निकलेगी। तो ये वाली लाइन जो इधर जा रही है और ये वाली लाइन जो इधर जा रही है एक दूसरे पे क्या करेगी, प्रेशर लगाएगी, और प्रेशर लगाएगी तो ये पोल और ये पोल क्या होगा, दूर दूर भागेगा। क्या आता है भैया, रिपल्सन। साइड वाइज प्रेशर की वजह से क्या आता है, रिपल्सन, विच कॉज दी रिपल्सन। ठीक है भैया। अगला कह रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जो दी जाती है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी गिवन बाय रिलेटिव क्लोजनेस, ठीक है, इन बिटवीन फील्ड लाइंस, जो कि मैंने लिखा ही नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है, फील्ड लाइंस की बीच की क्लोजनेस से दी जाती है इंटेंसिटी। देखिए यहां पे लिखा हुआ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन इन बिटवीन फील्ड लाइन। फील्ड लाइन के बीच में सेपरेशन ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, और फील्ड लाइंस के बीच में सेपरेशन कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। एग्जांपल में देखिए, 3 लाइंस यहां पर है, सेपरेशन देख लीजिए, 3 लाइंस यहां पर है, सेपरेशन देख लीजिए, कम कहां पर है, सेकंड वाले केस में। तो सेकंड वाले केस में अगर सेपरेशन कम है, सेपरेशन कम है, इनवर्सली का मतलब ये क्या होगा, अब ज्यादा हो जाएगा। और इसमें क्या है, ज्यादा सेपरेशन है तो ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, ये कम हो जाएगा। समझ गया। फिर आ रहे भैया यहाँ पर आपका B2 B1 से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक्सप्रेशन निकाली थी, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन निकालनी है। एनसीईआरटी में नहीं रखी है, मैंने अलग से करा रखा है इसको। ठीक है भैया, ताकि चीजें आपके लिए आसान हो जाए। लिखा हुआ है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या थी, फोर्स एक्सपीरियंस बाय सोर्स चार्ज, सॉरी, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज की वजह से यूनिट चार्ज जो भी फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, सोर्स चार्ज की वजह से यूनिट चार्ज जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वही फोर्स जो होगा वो सोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर रहेगा। दोबारा बोल रहा हूं भैया, फोर्स जो कि सोर्स चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करता है, वही फोर्स सोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर रहेगा। अगर टेस्ट चार्ज ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है मतलब सोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है, और टेस्ट चार्ज अगर कम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, कम है। तो वही लिखा हुआ है द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट पोल, क्या है भैया, टेस्ट पोल मतलब 1 एम्पियर मीटर का पोल है, कितना है, ड्यू टू सोर्स पोल जो कि क्या है, एम है, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ सोर्स पोल। जो टेस्ट पोल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किसकी वजह से, सोर्स पोल की वजह से, वही फोर्स जो होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होगा, किसकी, सोर्स के। तो भैया देखिए एक पोल ये रहा, एक पोल ये रहा, इनके बीच में फोर्स का फॉर्मूला मैंने कल बताया था, क्या होता है भैया, क्या था, F इक्वल्स टू में म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर, ये होता है भैया फॉर्मूला। ठीक है, M1 क्या है भैया, ये रहा M2 क्या है, 1 कूलम, रखिए ये आएगा, है ना। सॉल्व कीजिए, आपका फोर्स ये आ गया। आपको पता है वी नो दिस फोर्स इज किसके बराबर है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के, किसके बराबर है, तो यही फोर्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर है। तो भैया इस फोर्स की जगह पे हम क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। ओ सॉरी, हाँ गलती, शाबाश शाबाश, जानबूझ के किया था वैसे मैंने, लेकिन तूने देख लिया गलती। अब यहाँ पर इस बोर्ड में थोड़ा करेक्शन करूंगा मैं, जैसे मैंने कहाँ पे कुछ छोड़ा था, अच्छा, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन बी गिवन बाय रिलेटिव क्लोजनेस इन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है भैया, एक ये हो गया। और फिर कहां पे था, वी नो एफ इक्वल्स में क्या होता है, म्यू नॉट 4 पाई M1 M2 अपॉन में R। तो M1 ये रहा आपका, और M2 ये क्या, एम्पियर M1, तो 1 एम्पियर मीटर। ठीक है भैया, ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े, है ना, हो गया ना, डन। आगे बढ़ते भैया, ध्यान दीजिएगा।
अब कह रहा है भैया वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वेक्टर फॉर्म क्या होगी? कुछ भी नहीं है भैया, देखिए ये क्या हो गया मैग्नीट्यूड, ये क्या होगी डायरेक्शन आर कैप। मैंने बताया था किसी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो, वहां पर आर कैप क्या होगी डायरेक्शन होगी। क्या होगी? आर कैप की वैल्यू क्या होती है? तो आपको पता है आर वेक्टर अपॉन में आर का मैग्नीट्यूड, याद है 4th चैप्टर में। हाँ 4th चैप्टर, ये वाला 4th नहीं 11 का 4th। ये कोई भी वेक्टर चीज जो होती है वो अपने मैग्नीट्यूड और अपनी डायरेक्शन से मिलकर बनी होती है। इसका डायरेक्शन की वैल्यू होगी यही तो होगी। आर कैप की वैल्यू बताना तो आर वेक्टर अपॉन में आर का मैग्नीट्यूड यही तो होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हम वेक्टर फॉर्म आ गई किसकी? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। फिर कह रहा है भैया अराइज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है भैया? मान लीजिए एक पोल है, दूसरा पोल है और एनवा पोल है। ये मत सोचना कि मोनोपोल एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये डाइपोल। ये एक मैग्नेट का पार्ट है, ये दूसरे मैग्नेट का पार्ट है, ये तीसरे मैग्नेट, ऐसा मोनोपोल नहीं है, सब डाइपोल है। वो वाले पीछे वाले पोल की बात, जो इधर की तरफ पोल है ना, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, एक साइड के पोल की बात कर रहा हूं। तो इसकी इंटेंसिटी प्लस इसकी इंटेंसिटी प्लस इसकी इंटेंसिटी, सबका क्या होगा भैया? सम नहीं, वेक्टर सम। क्या होगा? टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रेजेंट। यहां पे लिख देता हूं according to principle of superposition, principle of superposition, according to principle of superposition, the total magnetic field intensity at any point is the vector sum of all field present at that point। that कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वेक्टर सम करना है। वेक्टर सम मतलब यहाँ पर आपको नॉर्मली नहीं, अगर मान लीजिए 4 टेस्ला दे रखा है प्लस 5 टेस्ला दे रखा है, तो आप नॉर्मली जोड़ करके 9 टेस्ला नहीं लिखते इसको, आपको रिजल्ट निकालना पड़ेगा, इनके बीच का एंगल ढूंढना पड़ेगा। जब एंगल मिल गया मान लीजिए 60 डिग्री का एंगल इनके बीच में, तो क्या लिखोगे? 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 2 4 5 cos 60 अंडर रूट में, ये होगा रिजल्ट। यहाँ पर वेक्टर सम का मीनिंग ये होता है। ठीक है भैया, रिजल्ट निकालना मतलब अगर 2 फील्ड दे रखी होंगी तो उसका हमेशा सम नहीं होगा, क्या होगा? वेक्टर सम होगा। समझ गए भैया? तो इतना मैंने कराया था और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अच्छा, वो मैंने ऐसे लग दिया, वो जानबूझ के किया। नाइस। वेक्टर सम ऑफ ऑल फील्ड प्रेजेंट एट दैट पॉइंट, ठीक है भैया? चलो भैया, तो ऑनलाइन वाले यहां तक कराया था आप लोग। मैं नोट तो आपको कर लेना, ऑनलाइन वाले मैं रिकॉर्डिंग यहीं पर रोक रहा हूँ, ठीक है? और फोटो भेज दूंगा।